हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जस्ट और क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एलटी ग्रेड और पीजीटी की तैयारी को लेकर आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रांसिस बेकन। आज हम इनकी बायोग्राफी देखने वाले हैं, इनके लाइफ एंड वर्क को देखने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में वो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकें। तो चलिए अब देर ना करते हुए अपना टॉपिक, अपना फ्रांसिस बेकन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करने से पहले इनके जो लाइफ है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इनका 22 जनवरी 1561 को। 22 जनवरी 1561 को उनका जन्म होता है और इनकी डेथ हुई थी 9 फरवरी 1626 में। इनका लाइफ पीरियड 22 जनवरी से 1561, 22 जनवरी 1561 से 9 अप्रैल 1626 तक का इनका लाइफ पीरियड रहा है। अब इनके बारे में बात करें तो ये जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एसे के नाम से। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एसे कहा जाता है इन्हें। साइंटिफिक मेथड के लिए भी वो जाना जाता है, मॉडर्न साइंस और एम्पायरिसिज्म। एम्पायरिसिज्म एक तरह से अनुभववाद को एम्पायरिसिज्म कहा जाता है। इनके जो एसेस थे उनको लिखने की मेथड जो थी वो साइंटिफिक थी। ये मॉडर्न साइंस में बिलीव करते थे। इनके बोर्न की अगर बर्थ की इनकी बात की जाए तो 22 जनवरी 1561 को इनका जन्म हुआ था स्ट्रेट लंदन, इंग्लैंड में। 22 जनवरी 1561 को इनका जन्म हुआ था स्ट्रेट लंदन, ठीक है, में, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। इनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल, ये 1626 में हुई थी, इसमें 1926 हो गया तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। 9 अप्रैल 1926 में, सॉरी 9 अप्रैल 1626 में इनकी जो डेथ हुई थी हाई गेट मिडल सेक्स में हुई थी, इंग्लैंड। और इनकी डेथ हुई थी न्यूमोनिया से। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी फ्रांसिस बेकन की वो कौन सी बीमारी से हुई, तो न्यूमोनिया बीमारी से इनकी डेथ हुई थी। इनको दफन किया गया था, इनको बरिड किया गया था एस टी माइकल्स चर्च एल्बन्स में इनको दफन किया गया था, इनको बरिड किया गया था। इनकी माताजी का नाम लेडी एने बेकन था। इनकी माताजी का नाम लेडी एने बेकन था और इनके पिताजी का नाम सर फ्रांसिस बेकन था। इनके पिताजी का नाम सर फ्रांसिस बेकन था। अगर इनके एजुकेशन के बारे में बताएं तो इनकी एजुकेशन 3 जगह से हुई थी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, यूनिवर्सिटी ऑफ पोइटियर्स से। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, साथ ही साथ नोट करते चले क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है और आपको इन मेन टॉपिक्स के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनसे प्रभावित होकर बेकन ने लिखना शुरू किया था। उनकी लाइफ पर उनका काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। तो बेकन का प्रभाव जिन लोगों से उन्होंने एक तरह से प्रेरणा ग्रहण की थी वो थे एरिस्टोटल, मॉन्टेग, मैकियावेली, प्लेटो, ब्रोसर बेकन, विलियम गिलबर्ट। अरस्तु, मॉन्टेग, मैकियावेली, प्लेटो, रोजर बेकन एंड विलियम गिलबर्ट, ये कुछ लोग थे जिनसे प्रेरणा ग्रहण की थी बेकन ने। ठीक है, बेकन के बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि ये काफ़ी एक तरह से अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इन कुछ लोगों ने इनसे प्रेरणा ग्रहण की, कुछ लोगों ने इनको अपना आइकन मानते हुए आगे बढ़े थे। जैसे कि जिन लोगों को इन्होंने प्रभावित किया उनमें थे इशाक न्यूटन, रॉबर्ट बायले, थॉमस हॉब्स, थॉमस जेफरसन, वोल्टायर, विलियम पैटी, जैक्विस रोशो, जीन जैक्विस रोसो, ये कुछ नाम है जिनसे जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है, इसाक न्यूटन, रॉबर्ट बायली, थॉमस हॉब्स, थॉमस जेफरसन, वोल्टायर, विलियम पैटी, जैन जैक्विस रोशो। इनके बायोग्राफर की अगर बात की जाए तो इनके बायोग्राफर थे विलियम ब्राउले, लॉरेन नेस्ले, कैथरीन ड्रिंकर बोवन। ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी। विलियम ब्राउले, लॉरेन नेस्ले, कैथरीन ड्रिंकर बोवन। लाइफ लॉन्ग एंड एनिमी इनके रहे हैं सर एडवर्ड कॉक, क्योंकि एक लेडी थी उनसे प्यार करते थे और उसके बाद में क्या होता है कि वो शादी कर लेती है सर एडवर्ड कॉक से, जिससे कि इनका एक तरह से ये एनिमी हो जाता है। लाइफ लॉन्ग एनिमी रहे इनके सर एडवर्ड कॉक हु इन्वेस्टिगेटेड बेकन्स एक्सटेस। ठीक है, ये रिसीव्ड ट्यूशन फ्रॉम, इन्होंने एक व्यक्ति से ट्यूशन ली थी, उनका नाम था जॉन वॉल्सल। इनके जो ट्यूटर थे उनका नाम था जॉन वॉल्सल, इनसे इन्होंने ट्यूशन। फ्रांसिस बेकन की अगर बात की जाए तो ये अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध इंग्लिश लॉयर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमैन, एसेइस्ट, हिस्टोरियन, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर, फिलोसोफर एंड चैम्पियन ऑफ मॉडर्न साइंस।
चैम्पियन ऑफ मॉडर्न साइंस। देखिए कितने उपाधियाँ, कितने वर्क इनको दिए गए थे, ठीक है। ये अपने समय के क्या थे, लॉयर थे, स्टेटमेंट थे, एसेइस्ट थे, हिस्टोरियन, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर रहे हैं, फिलोसफर थे एंड चैम्पियन ऑफ मॉडर्न साइंस हु सर्व्ड एज अटॉर्नी जनरल। इन्होंने अटॉर्नी जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर भी रहे थे। डेडिकेटेड हिज लाइफ टू restructuring the traditional learning and to promote learning through the scientific principle of experimentation। इन्होंने अभ्यास को जो है, एक्सपेरिमेंट को, अभ्यास को अपनी जो है साइंटिफिक मेथड मानते हुए अपने जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी उसको एक नई नींव प्रदान की थी। कैम्ब्रिज में जब ये अपने पढ़ाई कर रहे थे एट कैम्ब्रिज, बेकन फर्स्ट मीट क्वीन एलिजाबेथ हु वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज प्रोकेसियस intellect and was accustomed to calling him the young lord keeper। जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी मुलाकात होती है क्वीन एलिजाबेथ से, और वो इनकी जो प्रोकोसियस इंटेलेक्ट थी, प्रोकोसियस होता है पूर्व विकसित, किया समय से पहले, कम उम्र में जो व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है उस बुद्धिमत्ता को प्रोकोसियस इंटेलेक्ट कहा जाता है। तो वो इनकी इस बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रभावित हुई थी क्वीन एलिजाबेथ, और इन्होंने एक नाम दिया था द यंग लॉर्ड कीपर। एलिजाबेथ ने, क्वीन एलिजाबेथ ने इनको नाम दिया था द यंग लॉर्ड कीपर। द एक्सेशन ऑफ जेम्स हिज पॉलिटिकल फॉर्चून रोज। क्वीन एलिजाबेथ के जीवन काल में इनका जो व्यवहार था, इनका जो एक तरह से कैरियर था वो काफ़ी प्रभावित नहीं रहा था, काफ़ी ऊंचा नहीं हुआ था। जब क्वीन एलिजाबेथ थी तब इनका करियर काफ़ी आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन जेम्स फर्स्ट के समय काल में इनका जो करियर था वो काफ़ी आगे बढ़ गया था। ये काफ़ी अच्छे पदों पर देखे गए, जैसे कि ये नाइटेड की उपाधि से सम्मानित किए गए 1603 में, एंड देन स्टीडली प्रोमोटेड टू अ सर्विस ऑफ ऑफिसेस इंक्लूडिंग सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल रहे थे 1607 में। अटॉर्नी जनरल इनको बनाया गया था 1613 में, और उसके बाद में ये लॉर्ड चांसलर बने थे 1618 में। लॉर्ड चांसलर की जो है इन्हें एक तरह से पद दिया गया था। उसके बाद में क्या था, वाइल सर्विंग एज अ चांसलर ही वॉज इंडेक्टेड टू ऑन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी एंड फोर्स्ड टू लीव पब्लिक ऑफिस। इन्हें पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ा था जब ये चांसलर, लॉर्ड चांसलर के पद पर थे, क्योंकि इन पर ब्राइबरी का, एक तरह से घूस लेने का या रिश्वत लेने का इन पर जो है आरोप लगा था, जिसके कारण इन्होंने पब्लिक ऑफिस छोड़ दिया था। When he was 36, Bacon courted Elizabeth Hatton, a young widow of 20. But she broke off their relationship upon accepting marriage to a wealthier man, Bacon's rival Sir Edward Coke। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि इनके पूरे जीवन काल में एक इनके एनिमी रहे थे, एक दुश्मन रहे थे इनके, जिन्हें पसंद नहीं करते थे, सर एडवर्ड कॉक थे वे। क्योंकि जब ये 36 साल की उम्र में थे तब इनको एक लड़की के साथ में रिलेशनशिप में थे जो 20 साल की थी, उनका नाम था एलिजाबेथ हैटन, और वो रिलेशनशिप इनके कारण टूट जाती है क्योंकि सर एडवर्ड कॉक जो उस समय के काफ़ी वेल्दियर मैन थे तो उनसे शादी कर लेते हैं, एलिजाबेथ हैटन से शादी कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एट द एज ऑफ 45 बेकन मैरिड एलाइस बरहम, द 14-year-old डॉटर ऑफ अ वेल नाउन लंदन एल्डरमैन एंड एमपी। जो लंदन के एक एमपी थे, उनकी बेटी थी 14 साल की, उसकी उम्र थी एलिस की, और बेकन की उस समय उम्र थी 45 वर्ष की, 45 एज थी बेकन की, और जो वो लड़की थी, एमपी की जो लड़की थी एलिस, उनकी उम्र थी 14 साल। तो ये उससे शादी कर लेते हैं। उसके बाद में बेकन रोट 2 सोनेट प्रोक्लेमिंग हिज लव फॉर एलिस। एलिस के लिए उन्होंने 2 सोनेट लिखे थे। द फर्स्ट वॉज रिटन ड्यूरिंग द कोर्टशिप। पहला उन्होंने जब लिखा था जब उनके वे रिलेशनशिप में थे, एंड द सेकंड ऑन हिज वेडिंग डे 10 मई 1606। और दूसरा उन्होंने तब लिखा था जब उनकी शादी हुई थी 10 मई 1606 में। दूसरा सोनेट एलिस के लिए उन्होंने तब लिखा था। Knowledge is rich storehouse for the glory of the creator and relief of man's state। ये एक काफ़ी बेहतरीन स्टेटमेंट है बेकन की जो उन्होंने लिखी है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए सभी, वैसे तो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये सभी नोटेबल पॉइंट है, आपको लिख लेने चाहिए। ये काफ़ी बेहतर आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, और साथ ही साथ आपके एक नोट्स बनते चले जाएंगे जो आपके परीक्षाओं में आपके काफ़ी साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई टॉपिक आपका ना छूटे।
मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। हिज इंटेलेक्चुअल करियर फॉल्स इनटू 3 स्टेज। उनका जो करियर था वो 3 स्टेज में बटा हुआ था, फ्रॉम 1592 टू 1602। देखिए उनका जो करियर था वो 3 भागों में बटा था। एक तो 1592 से 1602, फिर 1602 से 1620 के बीच में, और उसके बाद में 1620 के बाद का जो उनका समय था वो। तो फ्रॉम 1592 to 1602 his main concern was to reform English law। उस समय क्या था, जब 1592 से 1602 के बीच में इन्होंने क्या था इंग्लिश लॉ में क्या किया था, सुधार किया था। और उसके बाद में 1602 to around 1620 he worked on a very ambitious project in natural philosophy and advocating a form of atomism and investigating a huge number of topics in natural history। उसके बाद में क्या हुआ, 1602 से 1620 के बीच में इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें ये नेचुरल साइंस को, नेचुरल फिलोसफी को काफ़ी एडवोकेट कर रहे थे। इन्होंने एक तरह से परमाणु सिद्धांत के बारे में भी बात की थी, और एक बहुत बड़ा इनका टॉपिक रहा था नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। 1620 के बाद में इन्होंने पब्लिश किया था अपना बहुत बड़ा पार्ट, इनका स्कीम अपने वर्क की इन्होंने पब्लिश की थी। ये इनके करियर के 3 पार्ट्स। He took Aristotelian philosophy as unprofitable, argumentative, and incorrect in its objective। वो क्या समझते थे, वो कहते थे कि जो एरिस्टोटल है उनकी फिलोसफी को उन्होंने नहीं माना था। वो कहते थे कि ये अनप्रॉफिटेबल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, एंड इनकरेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव। ये अपने ही ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करती। एरिस्टोटल की जो फिलोसफी थी उन्हें उसमें काफ़ी खामियां बेकन्स को मिली थी। एंड द 3 चीफ गोल ऑफ बेकन वर टू अनकवर ट्रूथ, टू सर्व हिज कंट्री एंड टू सर्व हिज चर्च। उनके जीवन काल में उन्होंने 3 अपने लाइफ के गोल बनाए हुए थे। वे चीफ गोल ये थे कि वो सच को अनकवर करना चाहते थे, वो सच को उजागर करते थे, एंड वो अपनी कंट्री को की सेवा करना चाहते थे। वो अपने देश के प्रति काफ़ी जो अपनी सर्विस को मानते थे, और वो चर्च की भी सर्विस करते थे। ठीक है। अनलाइक द मेथड ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, बेकन्स अप्रोच प्लेस्ड एन एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंटरेक्शन, कल्मिनेटिंग इन द कॉमर्स ऑफ द माइंड विद थिंग्स। ठीक है। इन्होंने अपना एक डॉक्ट्रिन बनाई हुई, जो डॉक्ट्रिन्स थी एरिस्टोटल और प्लेटो की, ये मैंने आपको बताया कि नहीं मानते थे। ये इनकी एक थ्योरी थी, वो मानते थे कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो इंटरेक्शन है, इन सब चीज़ों को लेकर जो है मेथड होनी चाहिए। हमें जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उसी को लेकर हमें लिखना चाहिए, उसी को लेकर हमारी फ़िलोसफी होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट को मानते थे। On 9 April 1626, Francis Bacon died on pneumonia while at mansion at Highgate outside London। ठीक है। तो एरेंडेल मैंसन में इनकी डेथ होती है 9 अप्रैल 1626 में, और ये उस समय निमोनिया से पीड़ित थे। एन इन्फ्लुएंशियल अकाउंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज डेथ वाज गिवन बाय जॉन ऑब्रे ब्रीफ लाइव्स। ठीक है। और ये जो खबर थी इनकी डेथ की, वो जॉन ऑब्रे द्वारा दी गई थी। ये इनकी अब तक हमने बात की इनकी लाइफ के बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं इनके वर्क्स के बारे में, क्योंकि इनके वर्क्स जो है, इनके एसेस जो है, वो एक तरह से क्या है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप तक पहुँच सकें। साथ ही कुछ लोगों ने इनके बारे में अपने कमेंट दिए हैं, व्हाट पीपल से अबाउट हिम, ये इस बारे में हम बात करने वाले हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज इन 1662। The Royal Society utilized Bacon's applied science approach and followed the steps of his reformed scientific method. Scientific institution followed this model in kind। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे थॉमस हॉब्स, उन्होंने कहा है इनके बारे में काफ़ी जो है कमेंट की थी, लास्ट में वो इनके साथ में थे। फादर ऑफ क्लासिक लिबरलिज्म जॉन लॉक ने इनको कहा है, इनको नाम दिया है फादर ऑफ क्लासिक लिबरलिज्म। जॉन लॉक ने कहा है। अलेक्जेंडर पॉप ने इन्हें कहा है द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर पॉप की ये जो लाइन है वो कई बार पूछी जा चुकी है, इनकी कोटेशन कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे याद कर लीजिए, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। वोल्टायर है जो सटारिस्ट थे, उन्होंने इनको द फायर ऑफ एम्पायरिज्म कहा है।
जो अनुभववाद है उनका जन्म जाता कहाँ है, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी इनको कहा है वोल्टेयर ने। तो वोल्टेयर ने इनको दो नाम दिए थे, द फादर ऑफ एम्पायरिज्म एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इन चीज़ों को नोट करते चले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जोनाथन स्विफ्ट की। इन्होंने इनको न्यू एटलांटिस्ट कहा है, न्यू एटलांटिस कहा है इन थर्ड बुक ऑफ ग्लूवियर ट्रैवल में। आप ये याद कर लीजिए, नोट करते चले। अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल सेक्रेटरी एंड चैपलेन विलियम राउले एज अ जज, बेकन वॉज ऑलवेज टेंडर हार्टेड। जो इनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे विलियम राउले, उन्होंने इनके बारे में कहा है, लुकिंग अपॉन द एग्जाम्पल्स विद द आई ऑफ सेवेरिटी बट अपॉन द पर्सन विद द आई ऑफ पिटी एंड कंपेशन। उन्होंने कहा है कि इनका जो दिल था वो दया और सहानुभूति से भरा हुआ था। जब वो एज जज वर्क कर रहे थे तो वो क्या करते थे, वो काफ़ी सहानुभूति से कार्य करते थे, लोगों को के प्रति जो अपना रुख था वो काफ़ी नर्म रखते थे। एंड ऑल्सो दैट ही वॉज फ्री फ्रॉम मैलिस, वो किसी, अब वो कहते हैं विलियम राउले ने कहा है कि ही वॉज फ्री फ्रॉम मैलिस, वो किसी भी अपराध से जो थे वो मुक्त थे, उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। नो रिवेंजर ऑफ इंजरीज एंड नो डिफेमर ऑफ एनी मैन, उन्होंने कभी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं किया था। ये काफ़ी बेहतरीन जो है कोटेशन विलियम राउले द्वारा दी गई थी, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। एक बायोग्राफर है इनके, लॉरेन नेस्ले, मैंने आपको बताया इनके 3 बायोग्राफर रहे हैं, ज़्यादातर जो मैन हैं, ठीक है, उन तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया था, उन्हीं में से एक है लॉरेन नेस्ले। उन्होंने कहा है, described Bacon's compelling desire to invent a new scientific method, stating that Bacon, more fully than any man of his time, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो थे, बेकन क्या थे, अपने समय के जो व्यक्ति था उन सभी से कहते पूर्ण थे अपने समय में। एंटरटेन द आइडिया ऑफ द यूनिवर्स एज अ प्रॉब्लम ऑफ टू बी सॉल्व्ड, एग्जामिन, मेडिटेटिंग अपॉन रादर दैन एज एन एक्सटर्नली फिक्स्ड स्टेज अपॉन विच मैन वॉक। ठीक है, उसके बाद में अब्राहम काउले ने इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक कोटेशंस है वो आप नोट कर ले। बेकन एट लास्ट अ माइटी मैन, इनको क्या आया, उन्होंने कहा है अ माइटी मैन अराउज वुम अ वाइस किंग एंड नेचर चूज लॉर्ड चांसलर ऑफ बोथ देयर लॉस। तो इन चीज़ों को नोट करते चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनके वर्क्स की अगर बात की जाए तो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन 2 बुक्स, इनके जो वर्क्स थे वो आए हुए थे, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन 2 बुक्स of the proficience and advancement of learning divine and human, of the proficience and advancement of learning divine and human, Valerius Terminus, reflection on the nature of things, reflection on the nature of man, Novum Organum, the new instrument, history of King Henry VII, न्यू एटलांटिस्ट, एटलांटिस्ट कई बार पूछी जा चुकी है। ऑफ द विजडम ऑफ द एंशियंट, ऑफ द विजडम एंड एंशियंट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है 58 एसेज का एक कलेक्शन है, द ऑफ द विजडम ऑफ द एंशियंट, एसेज 1597, 1612 एंड 1625। अगर हम बात करें, एक बात बता दूं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऑफ द विजडम ऑफ द एंशिएंट, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये 3 बार पब्लिश हुआ था, 1597 में, 1612 में एंड 1625 में ये पब्लिश हुआ था। हियर ही ड्रॉज मोरल विजडम फ्रॉम द टेल्स ऑफ क्लासिकल मिथोलॉजी, इसमें क्लासिकल मिथोलॉजी की जो कहानियाँ थी उन्हीं को ही लेकर इन्होंने ये जो एसेज लिखे थे अपने। इस एसेज वर पब्लिश्ड थ्राइस, उनके जो एसेज थे वो 3 बार पब्लिश हुए थे, और उनके तीनों की डेट मैंने आपको बता दिया, 1597, 1612 एंड 1625। ये याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अगर 1597 की बात करें तो इनके जो 10 एसेज थे वो पब्लिश हुए थे, 10 ऐसे इनके पब्लिश हुए थे, उनके मैंने आपको नाम दे दिए हैं। ऑफ स्टडी ऑफ, इनके जितने भी एसेज थे आप ध्यान रखिए, इनके जितने भी एसेज थे वो ऑफ वर्ड से स्टार्ट होते थे, जो उनका एक तरह से टाइटल था जो उनका, तो वो ऑफ वर्ड से स्टार्ट होता था। ऑफ स्टडी ऑफ डिस्कोर्स ऑफ सेरेमनीज एंड रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोवर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ सेलर्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ रेजिमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑनर एंड रिपूटेशन। ऑफ ऑनर एंड रिपूटेशन जो है वो इनके फर्स्ट और थर्ड एडिशन में आता है, सेकंड एडिशन में ये नहीं था। ऑफ फैक्शन एंड ऑफ नेगोटिएशन ये इनके थे। और फर्स्ट अगर एडिशन की बात करें तो ये डेडिकेटेड था इनके बड़े भाई एंथनी को। बिसाइड दीज 10 essays द वॉल्यूम ऑल्सो कंटेन्ड रिलीजियस मेडिटेशन इन लैटिन एंड द कलर ऑफ इविल, गुड इविल।
ठीक है। तो ये जो है इन 10 एसेज से अलावा ये 2 चीज़ें भी इनमें कंटेन थी। आगे बढ़ते हैं इनके सेकंड एडिशन के। इनका जो सेकंड एडिशन आया था वो 1612 में आया था, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या थे, 38 ऐसे थे। 38 ऐसे इस तरह से थे क्योंकि इसमें कुछ नए किए गए थे, कुछ नए ऐड किए गए थे। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाले में कितने किए गए थे, पहले एडिशन में 10 एसेज थे। उन 10 एसेज में से एक ऐसे हटा दिया गया था, ऑनर एंड रिप्यूटेशन ऐसे इस सेकेंड एडिशन में हटा दिया गया था। और उसके बाद में इसमें कितने 29 ऐसे ऐड किए गए थे, 29 ऐसे ऐड किए गए थे। तो 29 ऐसे नए ऐड किए गए थे और 9 ऐसे पहले थे। तो इस तरह से 38 टोटल ऐसे इसमें हो जाते हैं। और इसमें ऑफ फॉलोवर्स एंड फ्रेंड्स वर रिवाइज्ड। और फॉलोवर्स और जो फ्रेंड्स पहले वाले में जो ऐसे था उसको रिवाइज किया गया था और इसका जो टाइटल था वो चेंज कर दिया गया था ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से, ठीक है। और फॉलोवर्स एंड फ्रेंड्स को इन्होंने नए टाइटल के साथ में इसमें पब्लिश किया था ऑफ फ्रेंडशिप में। और जो नए 29 एसेज थे उनके मैंने आपको नाम दे दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि 1612 के एडिशन में कौन सा ऐसे आया था, तो आपको उन सभी के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद में आता है, इसके बारे में बता दें हम, द सेकेंड एडिशन ऑफ ऐसे वॉज डेडिकेटेड टू द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ बेकन्स वाइफ सर जॉन कॉन्स्टेबल। जो इनका सेकंड एडिशन था वो सर जॉन कॉन्स्टेबल को जो है इन्होंने डेडिकेट किया था। दरअसल क्या हुआ था, ये इसको डेडिकेट करना चाहते थे हेनरी को, जो उस समय वेल्स के प्रिंस थे। लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये जो इनकी वाइफ थी उनकी सिस्टर को, यानी अपनी साली के हस्बैंड को, सर जॉन कॉन्स्टेबल को क्या करते हैं, ये उसे डेडिकेट कर दे, उनको जो है ये सेकंड एडिशन डेडिकेट कर दिया जाता है। उसके अब बात करते हैं अपने थर्ड एडिशन की। इनके 1625 में आया था। इनका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था बेकन के सुपरविज़न में, ठीक है, 1625 में। इसमें 58 एसेज का टोटल एडिशन हो गया था। इसमें पहले कितने थे, 58, इसमें अब हो गए थे टोटल, और 20 नए ऐड किए गए थे। पिछले वाले 38 थे, 38 में 20 नए जोड़े गए थे, तो अब वो 58 हो गए थे। और उनका 58 जो 20 नए जोड़े गए थे उनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं, आप इनको नोट करते चले। इनके सभी जितने भी एसेज थे वो ऑफ वर्ड से स्टार्ट होते थे। इनके एसेज में अब सेकंड एडिशन में ऑफ ऑनर एंड रिप्यूटेशन हटा दिया गया था, फर्स्ट एडिशन में था, और थर्ड एडिशन में ऑफ ऑनर एंड रिप्यूटेशन था। क्वेश्चन इसी में से बनता है कि सेकंड एडिशन में कौन सा वर्क इनका नहीं था, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिए। और इनका जो थर्ड एडिशन था वो इन्होंने डेडिकेट किया था जॉर्ज विलर्स को इन्होंने ये डेडिकेट किया था, जो बकिंगम के ड्यूक थे। और जो प्राइम थे वो फेवरेट, ये जेम्स फर्स्ट के, जो किंग जेम्स फर्स्ट थे उनके काफ़ी फेवरेट थे। तो बायोग्राफी आशा करती हूँ कि आपके कोई भी टॉपिक ना छूटा हो। इनकी बायोग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखें, तैयारी ऐसे ही करते रहे, और साथ ही साथ में आपसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।